आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल रहा है, ये शहर भी। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों नहीं बदलेंगे, चाहे हवा का रुख जो भी हो। पर मेरे सोचने भर से क्या होता है, बदलाव तो लाजमी है वक्त के साथ। अब हम कॉलेज जाते अब्बास और ज़ारा नहीं हैं। अतीत से बाहर हकीकत में आओ ज़ारा बेगम। अब्बास मेरी हर बात पर यही कह दिया करते थे। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों पर से धूल साफ की तो बोल उठी सारी तस्वीरें। चमचमाते कांच के पीछे हमारे ही चेहरे थे। कुछ मेरी और अब्बास के निकाह की, तो कुछ उस वक्त की जब हम दोनों निकाह के बाद नूर बाजी के यहाँ लखनऊ गए थे। और बीच में तमाम छोटी बड़ी तस्वीरें जन्नत की। मेरी आंखों का नूर है मेरी जन्नत। माशाअल्लाह, कब इतनी बड़ी हो गई जैसे पता ही नहीं चला। इन तस्वीरों में 6 महीने या कहीं साल भर की है और अब 16 साल की हो गई है। कहने के लिए ही मैं अम्मी हूँ उसकी, पर हिदायतें मुझे ही देती रहती है दिन भर। अम्मी, अम्मी कहाँ हो? बाजार जाना है हमें साथ, याद तो है ना? नूही के भाईजान के निकाह में मुझे गोल्डन कलर वाला शरारा बनवाना है, मैचिंग ज्वेलरी भी लेनी है। सुन रही हो ना? ये लो, यहाँ हो तुम अम्मी। और मैंने पूरा घर छान मारा। वैसे अम्मी, तुम इतनी खामोश, इतनी संजीदा कैसे हो? तुम्हारे तो आसपास होने का पता ही नहीं चलता है। और एक मैं, चाहूं तो भी खामोश नहीं बैठ सकती। कोई मानेगा ही नहीं कि तुम मेरी अम्मी हो। कहकर खिलखिला दी जन्नत और मेरे गले में बाहें डाल दी। हाँ हाँ, याद है, सब याद है। जाना तो शाम को है ना? तूने आज शीर कोरमा की फरमाइश की थी, वो बना देती हूँ तब तक, कहकर मैं रसोई घर में आ गई। दूध पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। वैसे बातों ही बातों में जन्नत कितनी बड़ी बात कह गई है। कैसे यकीन दिलाऊं इस पगली को, कैसे बताऊं कि ये बिल्कुल मुझ पर ही गई है। हूबहू ऐसी ही हुआ करती थी मैं। अब्बू तो बहुत नाराज हुआ करते थे। खुद आर्मी ऑफिसर थे। घर में ज्यादातर अम्मी, नूरबाजी और मैं ही रहते थे। बरेली में खूब बड़ा पुश्तैनी घर था हमारा। अब्बू तो ज्यादातर बाहर ही रहते थे, इसीलिए अम्मी ने ही हम दोनों बहनों की परवरिश की थी। पर अब्बू जब रिटायर हो गए तो बस उन्हीं का हुक्म चलता था घर के सारे लोगों पर। गुलनार, मेरी गैर मौजूदगी में सिखाया क्या है तुमने इन दोनों को? कोई तहजीब, कोई सलीका है ही नहीं। सारे दिन घर में इतना हो हल्ला हुआ रहता है मानो 10-20 लोगों का खानदान हो। अब्बू हमारी वजह से अम्मी को सुनाते ही रहते थे कुछ ना कुछ। नूर बाजी मुझसे 5 साल बड़ी थी। उनका कॉलेज जब हो गया था तो उनके लिए लड़का देखने लगे थे अब्बू। गुलनार, नूर के लिए एक लड़का है मेरी नज़र में, आर्मी में ही है। मुलाकात कर लेते हैं उन लोगों से। अब्बू ने अम्मी से पूछा नहीं, बताया ही था, क्योंकि वो यही चाहते थे कि हम दोनों बहनों की शादी आर्मी वाले से ही होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत सलीकेदार होते हैं, कायदे से चलते हैं। और जो लखनऊ वाली फूफी जान ने अपने लड़के के लिए नूर का हाथ मांगा है, उसका क्या जवाब दूं? वो आज से थोड़ी ना कह रही हैं, सालों से कह रही हैं। लड़का आर्मी में नहीं है, पर ठेकेदार है वहीं लखनऊ में, अच्छा कमाता है, घर परिवार भी बहुत अच्छा है। तो अब इनकार की वजह क्या दूं फूफी को? अम्मी ने जोर देकर कहा तो इस बार अब्बू कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि लखनऊ वाली फूफी अब्बू से काफ़ी साल बड़ी थी और उनकी कोई बात टालते नहीं थे, और वो भी तब जब बात इतनी बड़ी हो, निकाह की हो। तो बस नूर बाजी की शादी किसी आर्मी वाले से न होकर लखनऊ हो गई। अब्बू को बड़ा मलाल रह गया इस बात का, पर अब उनकी तमाम उम्मीदें मुझ पर आकर जो ठहर गई थी, और मैं इन सब बातों से परे मस्त मौला, पूरी फिल्मी और शायराना अंदाज वाली लड़की। बरेली कॉलेज से ही मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। एमए का पहला साल था मेरा। मेरी ही सीट के पीछे एक लड़का बैठता था।
ना ही वो खुद ध्यान देता था पढ़ने में और मुझे भी सही से सुनने कहाँ देता था। रोज रोज अब कोफ्त होने लगी थी मुझे। बहुत तंग आकर मैंने एक दिन कह ही दिया, तुम्हारा पढ़ने लिखने में दिल नहीं है तो क्लास में आते ही क्यों हो, बाहर ही रहा करो ना तुम। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? नाटक करते हुए इधर उधर देखकर बोला। वैसे खाकसार को अब्बास कहते हैं, मेरी बला से। मैंने तो नहीं पूछा, गुस्से में मैंने कहा। अर्ज किया है, ए हुस्न, तेरी मोहब्बत के लिए कहीं बागी न हो जाऊं। उफ, झुका ले ये झील सी नजरें, या खुदा कहीं डूब ही न जाऊं। भाड़ में जाओ तुम। मैं खींचकर क्लास से बाहर आ गई। बहुत देखे हैं ऐसे सरफिरे। कॉलेज के बाद घर आई तो देखा नूर बाजी आई हुई थी। बाजी, अच्छा हुआ आप आ गई। आपके जाने के बाद अब अकेले अकेले मजा नहीं आता। हाँ 10-15 दिन को आई हूँ, कहकर हौले से मेरा गाल थपथपा दिया बाजी ने। मैं अपने कमरे में चली आई। दीवार पर लगे आदमकद आईने के सामने से गुजरी तो ठहर सी गई। माशाअल्लाह, आज मुझे देखकर आईना टूट ही न जाए। क्या टूट रहा है? नूरबाजी कमरे में आते हुए बोली। कुछ नहीं बाजी। मैं ऐसी हो गई मानो चोरी करते चोर पकड़ा गया हो। झूठ तो मत बोल, चेहरे पर इश्क दिख रहा है साफ साफ। बता कौन है वो? बाजी पीछे ही पड़ गई। अरे है तो मेरी क्लास में बाजी, देखने में तो ठीक ठाक ही है, पर कमबख्त लिखता कमाल है, शायर है, और लगता है अब आशिक भी हो गया है इस हुस्न का। बाजी ने कहा तो हम दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस दी। कहीं अब्बू न सुन ले। ये बात तो शुरू हुई थी हंसी मजाक में, पर कुछ ही दिनों में अब ये मजाक रूमानी एहसास हो चला था। बेख्याली में ही न जाने कब मैं और अब्बास एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। कॉलेज से बाहर छिप छिप कर मिलने लगे थे। कभी दरगाह साथ चले जाते तो कभी फन सिटी घूम आते। बरेली में इससे ज्यादा और कुछ है भी कहाँ। वो मेरे बेमिसाल हुस्न पर नज़में कहता रहता और मैं खुद पर इतराती रहती कि मुझे अब्बास जैसा हमराज मिल गया था। नूर बाजी भी वापस लखनऊ चली गई थी, इसीलिए कॉलेज के बाद घर आकर भी हम दोनों रात रात भर फोन पर बातें करते रहते। कॉलेज के 2 साल पूरे भी हो गए थे और वक्त के साथ हमारी मोहब्बत भी परवान चढ़ रही थी कि एक दिन मेरी सारी खुशियां हवा हो गईं जब अब्बू ने जाने कहां से मेरे निकाह की बात शुरू कर दी। ज़ारा, अब कॉलेज तो पूरा हो गया है तुम्हारा, थोड़ा संजीदा हो जाओ। अब जिंदगी यूं हंसी ठहाकों में नहीं गुजारी जाती। तुम्हारी अम्मी ने और मैंने तुम्हारे निकाह के बारे में सोचा है। मेरे जानकार हैं लखनऊ में, उनका बेटा मेजर है आर्मी में, ये देखो तस्वीर, कहकर अब्बू अपने फ़ोन में मुझे उसकी फ़ोटो दिखाने लगे। ये संजीदा माहौल, सलीकेदार उठना बैठना, मुझे तो अपने ही घर में कोफ्त होने जाने लगी थी। मेरा मिजाज इस सबसे बहुत अलग था। आर्मी वाले से तो मुझे निकाह कतई नहीं करना था। आज अब्बू ने फिर वही बात छेड़ दी तो मैंने आनन फानन में अपने और अब्बास के बारे में बता दिया। नहीं अब्बू, मुझे किसी और से नहीं, अब्बास से निकाह करना है। मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, यहीं बरेली से है। जनकपुरी में इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत अच्छी दुकान है उसकी, बहुत शरीफ लोग हैं उसके यहाँ। ज़ारा, तुम पर इतना एतबार किया हमने, कभी कोई रोक टोक नहीं की, उसका ये सिला। अब्बू बरस ही पड़े थे मुझ पर। क्या शरीफों का खानदान, कहाँ आर्मी में मेजर और कहाँ ये आम आदमी की तरह एक दुकान वाला। मुझे मंजूर नहीं है, सुन लो कान खोलकर। मैंने अम्मी अब्बू को राजी करने की बहुत कोशिशें की, पर सब नाकाम ही रही। अब्बास को बताया तो उसने कहा कि चाहे जो हो, वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकता है। उसके घर वालों को तो कोई एतराज नहीं था। मैंने भी नूरबाजी से बात की तो उन्होंने कुछ हौसला दिया कि वो हमारे साथ हैं। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया अब्बास के लिए उस एक पल में।
घर छोड़कर मैं अब्बास के घर चली आई और उससे निकाह कर लिया। मेरी तरफ से बाजी चली आई थी, पर अम्मी अब्बू ने तो सारे ताल्लुकात ही तोड़ दिए थे मुझसे। मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे वो अब। पर मोहब्बत का गुलाबी दौर चल रहा था तो परवाह किसे थी। हमारे निकाह के 1 साल बाद ही जन्नत हमारी जिंदगी में आ गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था, पर उम्र के अब इस पड़ाव पर मुझे अपने अम्मी अब्बू की बहुत याद आती थी। जब कभी अब्बास से जिक्र किया तो उसने मायूस ही किया। उसे अपनी बेइज्जती कराना गवारा जो नहीं था। मेरी खातिर एक बार भी नहीं गया मेरे साथ। शौहर बन गया था, पहले वाला अब्बास नहीं रहा था। नूर बाजी ने कहा था मुझसे, ज़ारा, अम्मी अब्बू तकलीफ में हैं, कहेंगे तो नहीं खुद, पर तड़पते हैं तेरे लिए। तुम जन्नत को लेकर जाओ तो एक बार उनसे मिलने अब्बास के साथ, देखना सब गिले शिकवे बह जाएंगे। पर मैं अकेले किस मुंह से जाती। जिसके लिए घर छोड़ दिया था, अब उसके और मेरे बीच में झूठी आन जो आ गई थी। उसके और मेरे बीच में पहले जैसा कहाँ था। पर जैसे उसकी अम्मी तो मुझे कम ताने मारती थी, बात बेबात पर जलील कर दिया करती थी, पर मैंने तो कभी दिल से नहीं लगाया। सोचा जैसी भी हैं, अब्बास की अम्मी है तो उसकी खातिर सब भूल जाती मैं। तो वो मेरी खातिर कुछ सुन भी लेता तो क्या आसमां टूट पड़ता। मैं कहती भी तो कुछ हमारे झगड़े बढ़ जाते। धीरे धीरे अब जन्नत बड़ी हो रही थी, उस पर खराब असर होगा, इस खातिर मैंने कुछ बोलना ही छोड़ दिया। और ठहाके मार मार कर हंसने वाली ज़ारा अब खामोशी की तह में खो गई थी। बड़ी होती जन्नत ने ऐसा ही देखा था मुझे। उसके थोड़ा बड़े होते ही मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली थी। हालांकि अब्बास को नागवार ही गुजरा था ये भी, पर उसके अम्मी अब्बू के गुजर जाने के बाद अब ये घर अकेले काटने को दौड़ता था। जन्नत भी बड़ी हो गई तो नौकरी कर ली मैंने। अब्बास और मैं कब इतना बदल गए नहीं पता, पर अफसोस इस बात का था कि उसे इस बदलाव या इन दूरियों का कोई अफसोस ही नहीं था। पर मैं तो इस माहौल में, इस मकान में घुट रही थी चुपचाप। मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, और उसमें भी शेरो शायरी, गज़लें मेरा पसंदीदा कोना था। एक चाहत थी कि अपने घर में कोना तो होगा मेरा, मेरी किताबों से भरी एक अलमारी, एक बड़ी सी खिड़की और उस पर झूलते हरे भरे पौधे, बीच में एक बड़ा गोल कालीन, जहाँ एक आगे पीछे हिलने वाली कुर्सी पड़ी हो। वहाँ फुर्सत के लम्हों में मैं और मेरी शायरी। कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहा था जिंदगी से मैंने, पर पहले अब्बास की अम्मी ने ही दिल से नहीं अपनाया। घर छोड़कर आई इस लड़की को, और अब अब्बास ने भी एक तरह से छोड़ ही दिया था। पर जन्नत की खातिर सह ही रही थी अब तक। पर आज उसने ये क्या कह दिया था। अम्मी, सिर्फ नौकरी पेशा होने का ही ये मतलब नहीं कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो। अपने फैसले अपने आप लेने का हक भी तो हो। एक ही लम्हे में लगा कि सही तो कहा था उसने। क्या यही सिखा रही थी मैं जाने अनजाने उसे कि एक औरत होने के नाते ये घुटन मेरे ही हिस्से में है। और अभी तो जिंदगी बाकी है मेरी, अपने लिए कुछ तो करूं, सोचकर नूर बाजी को फोन मिलाया। उनके शौहर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो लखनऊ के साथ साथ यहाँ बरेली में भी खासी पहचान है उनकी। इतने पैसे तो जमा कर लिए थे मैंने, बाकी कुछ जेवर बेच दिए और अपने अम्मी अब्बू के घर के पास ही एक कमरे का छोटा सा घर ले लिया। बूढ़े हो रहे हैं वो भी, अब कभी भी मेरी ज़रूरत हो सकती है। ज़ारा, दिमाग ठिकाने तो है तुम्हारा? क्यों लिया वो घर वहाँ? बेइज्जती कराने का शौक तुम्हें होगा, मुझे नहीं। हमें उनसे कोई वास्ता नहीं है, अब्बास झल्ला कर बोले। मेरा तो है ना, मैं औलाद हूँ उनकी, और वो मेरे घर, मैंने अपने लिए ले लिया है वो घर। मेरी आवाज़ में तल्खी थी इस बार। अम्मी, तो क्या आप अब्बू से तलाक? जन्नत की आवाज़ में घबराहट थी। नहीं जन्नत, बस समझ ले कि इस बार अपने लिए फैसला लिया है मैंने,
और नानी नानू जान से भी तो मिलना है ना तुझे, जल्दी चलेंगे, कहकर उसका गाल थपथपा दिया मैंने। सारा कागजी काम करके मैं आ गई अपने छोटे से आशियाने में, वैसा ही जैसा मैंने चाहा था। जल्दी ही सजा लिया था मैंने अपना घर। कुछ दिन को जन्नत आने वाली थी रहने के लिए अब। वाह अम्मी, माशाअल्लाह, क्या घर सजाया है आपने। और ये क्या पढ़ रही थी? बड़ी सी खिड़की के सामने पड़ी मेरी हिलने वाली कुर्सी पर से किताब उठाकर उसने पूछा। अर्ज किया है, कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली तो किसी को माफ़ कर दिया। अम्मी ने हंसते हुए शेर पढ़ा। ये आपने लिखा है अम्मी? मैंने हैरत से उन्हें देखते हुए पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं, मिर्ज़ा गालिब ने। तो इस बार हम दोनों ही ठहाका मारकर हंस पड़े थे। बस ये कहानी यहीं तक।